हेलो। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जामिनेशन पर। ये आज का वीडियो कक्षा 10 वालों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10 की तैयारी करने के लिए अनसॉल्व की या प्रीवियस ईयर के पेपर्स इकट्ठे कर रखे हैं उनके लिए। तो आज हम आपको कक्षा 10 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपको दिख रहा है कक्षा 10 का ये प्रीवियस ईयर लिखा हुआ यहाँ पर है। प्रीवियस ईयर ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है फॉर 24 मतलब जो 2024 के लिए। तो पिछले पेपर से हम तैयारी करेंगे 2024 की। तो पिछले वर्ष क्या क्या पूछा गया था, तो हम इस पर बहस या वीडियो बनाने के लिए आए हैं कि आप लोगों को पिछले वर्ष के सारे क्वेश्चन और ग्रामर को कैसे हल करना है ये पता करना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट है DI, इसका कोड है 817 DI। आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, अनसॉल्व में मिल जाएगा। चाहे अनसॉल्व में देख लीजिएगा, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखे हो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो आपको पहले डायरेक्शन दिया गया है जिसमें आपको 1 से 3 क्वेश्चन नंबर 1 से 3 को पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो दिया गया पैसेज है ये इसे पढ़ना है केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के उत्तर देने हैं दैट फॉलो, जिसके निम्नलिखित दिए गए हैं, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन को चुन करके। तो अब आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है। अगर आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आपका हो सकता हो आंसर सही ना हो या आपको आंसर टिक करने में दिक्कत हो। तो हम फटाफट पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, वॉज था डिस्ट्रेस्ड परेशान, एक बूढ़ा आदमी परेशान था, बिकॉज क्योंकि हिज सन्स उसके पुत्र, ऑलवेज हमेशा क्वारल्ड झगड़ा करते थे, विद अनदर एक दूसरे से। एक बूढ़ा आदमी परेशान था क्योंकि उसके पुत्र आपस में हमेशा झगड़ते थे। वन, एक दिन ही कॉल्ड, उसने बुलाया, देम उनको, टू हिम अपने पास, एंड सोड और दिखाया, देम उनको, अ बंडल ऑफ स्टिक्स और बंडल्स, एक स्टिक्स का बंडल लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाया, टाइड जो बंधा हुआ था, टुगेदर एक इकट्ठा एक साथ बंधा हुआ था। ही आस्क्ड, ही मीन्स उसने, आस्क्ड पूछा, इफ एनीवन कि क्या कोई, ऑफ देम उनमें से, क्या उनमें से कोई, वॉज स्ट्रॉन्ग मजबूत है, इनफ पर्याप्त, टू ब्रेक देम उन्हें तोड़ने में। बंडल दिखाया जिसमें लकड़ियां बांधी हुई थी, कहा क्या इन तुम में से इतने लोग हो, क्या इनमें से कोई इसको तोड़ सकता है। फर्स्ट वन पहले एक ने, एंड देन फिर अनदर दूसरे ने, ट्राइड प्रयास किया, बट दे ऑल फेल्ड लेकिन वे सब के सब असफल हो गए। प्रयास मतलब एक एक करके चारों ने प्रयास किया लेकिन वो असफल हो गए। ही उसने, देन फिर, यूनाइटेड द बंडल, फिर उसने बंडल को इकट्ठा किया, एंड टोल्ड देम उन सबको बताया, टू ब्रेक ईच स्टिक, फिर उन्होंने अनटाइड, सॉरी मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, ही देन अनटाइड है मीन्स खोल दिया, अनटाइड किया, यूनाइटेड नहीं किया, अनटाइड मीन्स खोला उसने, द बंडल गट्ठर को, एंड टोल्ड देम और उन्हें बताया, टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और उनको कहा एक एक स्टिक को अलग अलग करके तोड़िए। दिस दे, यह उन्होंने इस बार, डिड इजीली यह उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया, एंड ऑल द स्टिक्स सभी स्टिक्स वर सून ब्रोकन तोड़ दी गईं, सभी जो छड़ियां थी स्टिक्स डंडे आसानी से तोड़ दिए गए, इन टू पीसेस टुकड़ों में। दस इस प्रकार ही टाट उसने सिखाया, देम उनको, दैट की यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड अगर वो यूनाइटेड हैं संगठित हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हैं मजबूत हैं, बट अगर यदि लेकिन डिसयूनाइटेड अगर वो असंगठित हैं बिखरे हुए हैं, तो दे वुड ऑलवेज बी वीक, वो हमेशा कमज़ोर रहेंगे। उसने ये शिक्षा दी उनको इसकी, अगर वो यूनाइटेड हैं तो वो मजबूत हैं, अगर वो अलग अलग हैं यूनाइटेड नहीं है असंगठित हैं तो वो कमज़ोर रहेंगे हमेशा। अब हमारा जो विकल्प है पहले हम इसको देख लेते हैं किसमें हमारा कौन सा सही है। तो पहला हमारा दिया गया है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज, ये बूढ़ा आदमी परेशान क्यों था, हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विद हिम,
क्या उसके पुत्र कभी कभी उससे झगड़ा करते थे? या हिज सन्स, उसके पुत्र क्वारल, झगड़ा करते थे विद देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, इसलिए परेशान था? या फिर हिज सन्स, उसके पुत्र ऑलवेज क्वारल्ड, हमेशा झगड़ा करते थे विद अनदर, एक दूसरे से, या हमेशा आपस में झगड़ा करते थे? तो वो हमेशा आपस में ही झगड़ा करते थे, इसलिए परेशान था। तो विकल्प आपका सही है सी। तो आपको जो विकल्प वहां पर आपको आंसर शीट दी जाएगी, उसमें आपको OMR शीट पर, जैसे मान लीजिए ऐसे सर्किल बना, ऐसे सी बना होगा और चारों तरफ सर्किल बना होगा इस तरीके से, तो आपको इस सी वाले को, जो आंसर आपका करेक्ट है, उसे ऐसे करके काला करना है। इस तरीके से आपको काला करना है। तो इसमें जो आंसर आपका है ये सी वाला करेक्ट है। इस तरीके से आपको सी वाले कॉलम को ब्लैक करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी परेशान था। नंबर 2, इट मीन्स ही वॉज, इसका मतलब क्या है कि वो था, क्या था वो? हैप्पी, खुश था। डिस्ट्रेस मीन्स डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स होता है चिंतित, परेशान। तो वो या हैप्पी, खुश था, हेल्पफुल, हेल्पफुल था, या एंग्री, क्रोधित था, या फिर सैड। तो इसका मतलब है वो सैड था, यानी आपको विकल्प डी वाला काला करना है। आपका आंसर सही होगा डी। ठीक है, हम इसी को काला किए दे रहे हैं, आपका आंसर इसमें आएगा डी। उसके बाद अगला हमारा दिया गया है, विच वर्ड इन द पैसेज, विच वर्ड, इसी पैसेज को पढ़िएगा। उसमें वर्ड में, पैसेज में एक वर्ड दिया है, आप ये दिया होगा विच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज, पैसेज में इज है अपोजिट ऑफ वीक। वीक वर्ड का अपोजिट क्या है? में वीक भी दिया है और इसका उल्टा भी दिया होगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मीन्स परेशान होता है, ये तो नहीं है। क्वारल्ड, झगड़ा करते थे, ये भी नहीं है। क्यों दिया स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब होता है मजबूत। और डिसयूनाइटेड मीन्स होता है असंगठित, तो ये डिस्ट्रेस भी नहीं था, क्योंकि हमें वीक का एंटोनिम, वीक मीन्स होता है कमजोर, वीक का मतलब होता है कमजोर। अब कमजोर का हमको लगाना है बिलोम, तो बिलोम कमजोर का होता है मजबूत, यानी स्ट्रॉन्ग। तो विकल्प हमारा सही होगा सी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, तो हम इसमें काला करेंगे सी वाला, यानी सी वाला हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 4 है, डायरेक्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 8, 4 से 8 तक जितने क्वेश्चन हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग्स, जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं 4 से 8 तक, उनके उत्तरों को, उनके उत्तर को जो सही विकल्प से चुनना है। जैसे पहला दिया गया है हिज फ्रेंड, का मित्र। अगर दिया बिफोर ही रीच्ड देयर, वहां पहुंचने से पहले। तो ये सिचुएशन जब हो, याद रखिएगा इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो बिफोर, एक सूत्र टाइप में होता है। अगर यहाँ बिफोर लगा होगा तो बिफोर से पहले आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है, याद रखिएगा। अगर आफ्टर दिया जाए, बाई चांस कहीं कहीं पर आफ्टर लगा होता है यहाँ पर, तो हैड बाद में आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म पहले आएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा सबसे पहले बिफोर, तो बिफोर दिया गया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है। मान लीजिए हमें यहाँ पर बिफोर मिलता है, तो हमें ये देखना है यहाँ अगर हमारा सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब इधर हमारा हैड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो हैड और थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये तो गोज है, फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा। वेंट सेकंड फॉर्म है, हैड गॉन, हैड ये प्लस थर्ड फॉर्म ये है, यहाँ पर बिल भी लगा हुआ तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा हैड गॉन। तो इसमें विकल्प सही है सी वाला, तो इसमें आएगा सी। ऐसे इनको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ही आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक एक नंबर का अगर गलत हुआ तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 20 ऑप्शन आएंगे इसमें, इस तरीके के 20 ऑप्शन दिए होते हैं। अगला हमारा दिया है 5 नंबर। 5 नंबर में दिया इफ़ यू डू नॉट, अगर इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, तो यू आर, तो तुम क्या हो? कह रहा अगर, इफ़ यदि, इफ़ का मतलब होता है अगर, यू तुम, डू नॉट नहीं, वांट चाहते हो, एनीथिंग कुछ भी, मोर और ज़्यादा, अगर तुम्हें कुछ और अधिक नहीं चाहिए, तो यू आर, तो तुम क्या हो? तुम हो सेटिस्फैक्टोरी। सेटिस्फैक्टोरी का मतलब होता है संतोषजनक, सेटिस्फाइंग संतुष्टि वाली, या डिससेटिस्फाइड या असंतुष्ट, या सेटिस्फाइड। इसमें जो आएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म आता है जब भी हमें किसी व्यक्ति की विशेषता बतानी हो। याद रखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं और वो एक सिंगल वर्ड के रूप में आता है, तो हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म में आता है, और एडजेक्टिव फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
याद रखिएगा, जो भी वर्ब, जब भी वर्ब से बनाया गया एडजेक्टिव होगा, वर्ब से बनाया गया एडजेक्टिव, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई डिससेटिस्फाइड, इसमें आपका विकल्प सही है डी वाला। तो आपको डी विकल्प पर बिल्कुल डार्क ब्लैक करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला हमारा दिया गया है 6 नंबर, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स जो क्लस्टर में दिए गए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, इनको आपको टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल, जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, ठीक है। एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, तो उसके लिए आपको राइट अरेंजमेंट देखनी कौन सी सही है। तो इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है सेंटेंस में कहीं पर क्वेश्चन वर्ड तो नहीं दिया गया। अगर कहीं पर क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया है तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा असर्टिव है, और यदि सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव सेंटेंस का एक फार्मूला होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ये वो होता है जो वर्क करता है। उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव होता है, उसके बाद हम लिखते हैं मैन वर्ब, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, के बाद आता है पीएमटी या फिर एमपी, ये। तो ये सब्जेक्ट वो होता है जो वर्क करता है, और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो है, हो, हूँ, था, थी, हैज हैव हैड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर। और मैन वर्ब होता है हमारा जो वर्क करता है, जो ये सब्जेक्ट करेगा वो ये होती है मैन वर्ब। और ऑब्जेक्ट जिसके लिए वर्क किया जाता है, यानी जिस पर एक्शन होता है, जिस पर वर्क होता है। और पी होता है प्लेस, मैनर होता है, एम होता है टाइम, मैनर, एम होता है मैनर, और टी होता है टाइम, कि मैनर कार्य कैसे हुआ है, प्लेस कार्य कहाँ हुआ है, टाइम मतलब कार्य कहाँ कब किया गया है। तो इसमें पहला सब्जेक्ट दिया गया सी, तो पहले नंबर पर आएगा सी, तो सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड पर इसमें दिया गया हैज़, तो नंबर 2 पे आएगा हमारा हैज़। के बाद दिया गया है वर्ब, कहाँ दिया, बोरोड, थर्ड फॉर्म लगा हुआ, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो थर्ड नंबर पर ये आएगा। तो हमें चुनना है, पहले आना चाहिए सी, फिर आएगा हैज़, और हैज़ के बाद आती है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसमें दी है बोरोड, ठीक है। अब इतना देखिए कहाँ मैच हो रहा है, इतना कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ सी मिल गया, यहाँ हैज़ हो, यहाँ फ्रॉम, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो सी के बाद यहाँ हैज पहले दे रखा, तो ये तो है ही नहीं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर मार्क आप इंटरोगेशन नहीं लगा हुआ है। उसके बाद बोरोड पहले आ गया, थर्ड फॉर्म पहले आ गया, तो ये भी नहीं है, बचा हमारा है सी हैज़ बोरोड। तो यहाँ तीनों चीज़ें हमें सीरियल से मिल चुकी हैं। उसके बाद हमारा बचा हुआ से ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। तो हम इसमें विचार करेंगे डी पर, तो राइट आंसर हमारा होगा डी। इस तरीके से याद रखिएगा, इसमें डी इज हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हमारा दिया गया है 7 नंबर। 7 नंबर में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो इसमें कौन सा शब्द, विच माने कौन सा, इज ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग में निम्नलिखित में वर्ड शब्द, शब्दों में इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड का मतलब गलत स्पेलिंग किसकी है। आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। हो सकता है इसमें एक ऐसा, ऐसे भी हो सकता है, ये तो इसमें दिया है मिस स्पेल्ड, इसमें इन्होंने मिस स्पेल्ड दिया है, हो सकता है ऐसे दे दें करेक्ट स्पेल्ड दे सकते हैं, करेक्ट स्पेल्ड, इसमें ऐसे भी दे सकते हैं कि किस शब्द को ठीक से स्पेल्ड किया गया है, करेक्ट स्पेलिंग किसकी है। तो उसमें 3 गलत होंगे, एक सही होगा, और जब मिस स्पेल्ड पूछेंगे तो 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो सबसे पहले यहाँ डी देखिए, इम्पैक्ट बिल्कुल सही है, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग भी सही है, इंपॉर्टेंस भी गलत सही है, और इंपॉर्टेंस से बना इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट में ई का वर्ड यहाँ पर जो आया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए आना चाहिए, इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए थी वो ए होना चाहिए था, तो गलत हमारा है ए। तो यहाँ पर ए को हम काला करेंगे, ए में ए की ही मिस्टेक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। अगला दिया गया हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में देख लेते हैं फिल इन द गैप। फिल इन द गैप, इस गैप को भरना है विद सुइटेबल प्रीपोजिशन, एक उचित प्रीपोजिशन के साथ। तो द फ्रूट, यहाँ ये लिखा फ्रूट्स, तो फ्रूट्स यानी फलों को, फल वर थे डिस्ट्रीब्यूटेड बांटे गए, ठीक है। दोज 5 बॉयज, दोज माने उन 5 बॉयज मतलब लड़कों में। इस पर भी एक नियम होता है, याद रखिएगा, अगर चीज 2 लोगों में बांटनी हो, अगर चीज कोई वस्तु 2 लोगों में, या कोई एक फल है वो 2 लोगों में बांटना है, तो वहां लगता है बिटवीन, वहां लगता है बिटवीन, 2 लोगों में, कोई 2 लड़के हों, लड़कियां हों, मैन हो, विमेन हो, 2 लोगों में बांटना है तो बिटवीन लगेगा।
जब 2 से ज़्यादा हों, 3 4 5 जितने भी हों 2 से ज़्यादा हों, तो वहाँ लगता है अमंग। ठीक है, ये बिटवीन ये हो सकता था, जब बात यहाँ 2 लोगों की होती तो बिटवीन हो जाता, लेकिन यहाँ पर बात 2 से ज़्यादा लोगों की है, यहाँ पे आएगा अमंग। तो आपका राइट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, इसमें राइट आंसर आएगा हमारा डी। अब हमारा अगला डायरेक्शन दिया गया है, फिर पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन 9 से 10। ठीक है, इस पे रीड द पैसेज में पैसेज दिया, इसको पढ़ना है। गिवन बिलो नीचे दिया गया है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आंसर में टिक करना पड़ेगा, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद। तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट। सडन बट लेकिन सडनली अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से, ये लेसन है लेंचो वाला पहला ही पार्ट है जो आपकी किताब में दिया गया है। आ लेटर टू गॉड उसी पार्ट से लिया गया है। तो जब बारिश की आवश्यकता होती, कहता बारिश होगी तो बूंदाबांदी शुरू होती, तो खुशी से ये कहता है अब तो मैं, ये छोटे सिक्के 5 सेंट के बराबर हैं, बड़े सिक्के 10 सेंट के बराबर हैं। उसके बाद जब अचानक से स्ट्रॉन्ग जोर जोर हवा चलती है, एंड बिगेन टू ब्लो स्ट्रॉन्ग विंड, और अलॉन्ग विद देयर रेन, और वर्षा के साथ साथ में वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगते हैं। तेज तेज हवा चलना शुरू होता है, उसी के साथ में वर्षा के साथ ओले पड़ने लगते हैं। दीज मीन्स ये ट्रूली वास्तव में डिड रिसेंबल, जो लग रहा था न्यू सिल्वर कोइंस, जो ओले थे वो नए नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग निकल गए थे देमसेल्फ स्वयं अपने आप, टू द रन वर्षा में, रन आउट बाहर दौड़ गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, फ्रोजन पियल्स का मतलब होता है ओले, लड़के बाहर निकल गए अपने आप ओले इकट्ठे करने के लिए। अब इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो अलॉन्ग विद द रेन, अलॉन्ग विद द रेन, तो अलॉन्ग विद लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद रेन वेरी लार्ज, यहाँ लिखा हुआ है वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, यहाँ स्टोन्स है, यहाँ हेल स्टोन्स है, यहाँ भी लिखा हेल स्टोन्स। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो हेल स्टोन्स वाला, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा मिलता हुआ है, मिल रहा है हेल स्टोन्स, तो हमारा विकल्प इसमें सही होगा बी वाला। ठीक है, बिगेन टू फॉल, क्योंकि वर्षा के साथ में ओले पड़ने लगे थे, ओले वाला विकल्प यानी हमारा हेल स्टोन्स सही है। अगला दिया गया द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, वो कॉर्नफील्ड किसकी थी? बिलोंग टू का मतलब होता है किससे संबंधित है। तो कॉर्नफील्ड किसका था? पोस्ट मास्टर का तो नहीं था, खेत पोस्ट मास्टर के नहीं थे, पोस्टमैन के नहीं थे, पोस्ट मास्टर के भी नहीं थे, न स्मॉल बॉयज के भी नहीं थे, क्योंकि वो तो बच्चे थे, तो वो खेत बिलोंग करते थे लेंचो। तो यहाँ पर विकल्प सही हमारा है डी, यानी यहाँ पर आपको ब्लैक करना है डी वाला, तो डी आंसर हमारा, इसमें डी करेक्ट है और इसमें डी करेक्ट था। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं। हमारा इसमें 2 ही आएंगे। ये सारे क्वेश्चन एक नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के नहीं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। अगला हमारा दिया गया डायरेक्शन 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। जो दिए गए हैं इनके आंसर को चुनने के लिए हमें नीचे पढ़ना पड़ेगा। तो नेल्सन मंडेला विकम बने द फर्स्ट ब्लैक, पहले आप साउथ अफ्रीका के क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे क्या? नहीं बने थे। तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे, प्रेसिडेंट तो वो बने थे प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं बने थे, तो इसमें विकल्प आएगा सी। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी वो प्रेसिडेंट बने थे। याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, मतलब कलर्ड अश्वेत लोगों के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे साउथ अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन हमारा है महासीर। एक महासीर होती है, मछली होती है महासीर, ठीक है, मछली होती है। इज अ लार्ज फिश, एक बहुत बड़ी मछली पाउंड पाई जाती है इन द फ्रेश वाटर ऑफ, किस के ताजे पानी में? कृष्णा नदी के ताजे पानी में, ये भी नहीं सही है, तो इसमें आएगा गोदावरी, ये भी नहीं है, तो वो गंगा भी नहीं, तो इसमें आएगा कावेरी, क्योंकि कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी का जो ताज़ा पानी है उसमें सबसे बड़ी मछली पाई जाती है, वो होती है महासीर। तो विकल्प हमारा सही है सी। ठीक है, में हमारा ऑप्शन सही होगा सी वाला, यानी कावेरी पे सी को काला करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया द बस फेयर, बस का किराया, जो बस था उस बस का किराया फ्रॉम बल्लीस विलेज, बल्ली के गांव का, टू द टाउन, मतलब बल्ली के गांव से टाउन तक का बस का किराया वो था पैसे 1 वे, एक तरफ का किराया कितना था? जैसे बल्ली अपने घर से गांव से शहर जाएगी तो एक तरफ कितना किराया देना पड़ेगा? एक तरफ से 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे या 20 पैसे?
तो एक तरफ का किराया था 30 पैसे। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। उसका एक तरफ का किराया था 30 पैसे, दोनों तरफ का 60 पैसे था। एक तरफ से जाने के लिए उसको 30 पैसे देने पड़ते थे। तो यहाँ पे विकल्प हमारा सही है ए वाला। ठीक है, ए वाला आप लिख करिएगा। अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया है 14 से 15 तक। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये कविता में से 4-5 लाइन निकाली गई हैं, 4 लाइन्स, इनको पढ़ना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें दिए गए क्वेश्चन है, उनका आंसर देना है को पढ़ करके। तो पहला हमारा दिया गया है सम से। कुछ लोग कहते हैं द वर्ड दुनिया विल एंड इन फायर। कुछ लोग, इसमें कवि कहता है कि कुछ लोगों का मानना है ये फायर एंड आइस पोएम है। इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, याद रखिएगा, फायर एंड आइस। इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। तो इसमें ये इनका कहना है कि दुनिया जो है, कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया आग में समाप्त होगी, कुछ लोग मानते हैं दुनिया बर्फ में समाप्त होगी। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बर्फ में समाप्त हो जाएगी। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर का, लेकिन जो मेरी इच्छा है, जो मैंने इच्छा को अनुभव किया है जिसका, वो है आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में। कहता मैंने देखा है दुनिया को या लोगों को कि जो आग से नाश होने के बारे में कहते हैं, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, हमें लगता है कि दुनिया आग से नष्ट होगी। अब हमें इसके आंसर्स देने। तो हु इज द स्पीकर इन द अब लाइन। अब इन लाइन में स्पीकर कौन है, मतलब जो लाइन ये बोल रहा है वो कौन है? लीडर, नेता, या टीचर, एक टीचर, एक बॉय लड़का, या एक पोएट, कौन है? तो इस लाइन को, जो कविताएं होती हैं उनमें पोएट अपनी बात को किसी न किसी के माध्यम से कहता है, क्योंकि ये अपनी बातों को, अपने विचारों को एक पोएम के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट करते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी वाला है, यानी वो पोएट है। इसमें हमारा विकल्प सही होगा सी, यानी करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है इन द स्पीकर्स ओपिनियन। ये है इन द स्पीकर, मतलब वक्ता की ओपिनियन, राय में, द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया काहे समाप्त, किसमें समाप्त होगी। तो ये लेखक किसके पक्ष में था? बर्फ वालों के पक्ष में या आग वालों के पक्ष में? तो लेखक था आग वालों के पक्ष में, कह रहा था हम भी उन लोगों के पक्ष में हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त होगी। तो यहाँ पर आएगा फायर, यानी विकल्प हमारा सही है डी, बी वाला। ये बी वाला विकल्प हमारा सही, यानी इसमें आएगा हमारा बी, फायर के पक्ष में। ठीक है, अगला देख लेते हैं 16 से 20। अब इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी करेक्ट आंसर को चुनना है। तो हरी सिंह, ये वो लेसन है जिसमें चोरी वाला, जो हरी सिंह और वो दो होते हैं, जिसमें कहता खाना बनाने के लिए और पैसा चुरा के भागता है 600 रुपये लेकर के, 50-50 के नोट, गड्डी। तो डिड नॉट नो, नहीं जानता, हाउ टू कुक, कैसे पकाना। हरी सिंह को ये नहीं पता था कि खाना कैसे पकाना है, बट लेकिन टोल्ड, बताता है दैट कि ही कुड कुक, कि वो पका सकता है, बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आगे पूरा करना है, क्योंकि ही वॉन्टेड वर्क एंड फूड, क्योंकि वो काम चाहता है और खाना चाहता है। ही वॉन्टेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर नाइट, या रात में सोने के लिए कोई जगह चाहता है। या फिर ही वॉन्टेड टू ट्रेन अनिल एज ए कुक, या वो अनिल को खाना बनाने वाले के रूप में ट्रेंड करना चाहता है। या ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, या वो खाना पकाना सीखना चाहता है। तो इसमें विकल्प जो सही है हमारा ए वाला, वो एक कार्य की आवश्यकता में होता है और उसे खाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा सही है ए वाला। ठीक है, ए का कीजिएगा, राइट आंसर है। अगला दिया गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इलाज के दौरान, द डॉग, ये पंफ्रे वाला है, मिस पंफ्रे, द ट्रम्प ऑफ विक्ट्री, द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, पेशेंट का नाम है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। उसमें जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, जैसे जब उसका इलाज हो रहा होता है कुत्ते का, तो उस समय डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेट द डॉग, डॉग का ऑपरेशन करते हैं। या गिव द डॉग मैनी थिंग्स टू इट, या वो कुत्ते को बहुत सारी चीज़ें खाने को देते हैं। या कीप एन आई, या एक नज़र रखते हैं उस पर, द डॉग, कुत्ते पर, गिविंग हिम नो फूड, ना भोजन दे करके, बट प्लेंटी, या वाटर, बल्कि बहुत ज़्यादा पानी दे करके, पानी देते हैं। तो इसमें विकल्प आपका सही है सी वाला। तो उसे 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं देते, सिर्फ पीने को पानी देते हैं और उस पर एक नज़र रखते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर है सी वाला, सही है। वो कुछ नहीं करते, ना तो भोजन देते हैं, ना तो खाना देते हैं, उस पर एक
दृष्टि डालते हैं, नज़र रखते हैं बराबर, और वो सिर्फ पीने को पानी देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इब्राइट्स मदर। इब्राइट की माता जी मदर गिफ्टेड हिम अ बुक, उसकी माता जी उसे एक किताब गिफ्ट करती है, मतलब उपहार में देती हैं। इन टाइटल, उसका टाइटल्ड क्या होता है, क्या टाइटल होता है उसका? तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, द ट्रेवल्स ऑफ वायसरॉय बटरफ्लाइज, या नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, या फिर द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च यक्स। तो विकल्प हमारा इसमें भी सी सही है, वो ट्रेवल्स होती हैं, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स वाला ही आएगा सही, क्योंकि उसकी माता जी उसको ऐसी किताब देती है जिसका नाम होता है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। बाकी के सारे गलत हैं, इसमें भी हमारा सी सही है। अगला हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैटिल्डे बोरोड, मैटिल्डे ने बोरोड उधार लिया था अ नेकलेस, एक हार, ऑफ रियल डायमंड्स, रियल डायमंड्स का, असली हीरो का, बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, और नकली लौटाया था। पहला स्टेटमेंट है क्या उन्होंने असली हार खोया और नकली हार लौटाया था? तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने, या मेटिल्डे बोरोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, असली डायमंड का नेकलेस उधार लिया एंड रिटर्न लौटाया था अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, और असली का लौटाया था, ये भी गलत है। अगला दिया गया मटिल्डे बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड का लिया था एंड रिटर्न लौटाया था अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, और आर्टिफिशियल का लौटाया, ये भी गलत है। सही कौन सा है? मटिल्डे बोरोड अ नेकलेस, उन्होंने नेकलेस लिया था ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, बनावटी मतलब नकली हीरों का हार लिया था, बट रिटर्न बल्कि लौटाया था अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, ये वाला सही है हमारा 4 नंबर। उन्होंने लिया था नकली डायमंड वाला लेकिन लौटाया था असली डायमंड वाला। अगला हमारा दिया गया लास्ट 20 नंबर पर नंबर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। उन बच्चों की संख्या में ये बताना है पुत्र कितने थे और पुत्रियां कितनी थीं। तो 2 सन्स, 2 पुत्र थे, एंड 5 डॉटर्स, और 5 पुत्रियां थीं, ये सही नहीं है। 5 सन्स 2 डॉटर्स, 5 पुत्र 2 पुत्रियां नहीं, क्योंकि 3 सन्स 3 पुत्र थे एंड 4 डॉटर्स, ठीक है, 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी, कुल 7 लोग थे। तो विकल्प इसमें सही है सी वाला, ठीक है, 7 लोग थे जिसमें 3 लड़के थे और 4 पुत्रियां थीं। अगला हमारा दिया गया रीडिंग, इसको भी हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा ये। तो हम समटाइम्स कभी कभी थिंक सोचते हैं दैट कि इट वुड बी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा रहेगा, टू हैव नो वर्क टू डू, कि हमें कुछ भी करने के लिए काम ना करना पड़े, ठीक है। हाउ डू बी इनवी रिच, कि हम कितने इनवी होते, कुंठित होते हैं, जलते रहते हैं रिच पीपल, अमीर लोगों से, हु हैव नॉट टू वर्क, जो काम नहीं करते, फॉर देयर लिविंग, अपनी आजीविका के लिए, बट कैन डू जस्ट वॉट दे प्लीज, बल्कि वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, ऑल द ईयर राउंड, पूरे वर्ष। वो अपने आप को जीवित करने या जिंदा रखने के लिए काम नहीं करते, वो कार्य करते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, जिनसे वो खुश होते हैं, पूरे वर्ष वही कार्य करते हैं। येट फिर भी वेन जब वी फील, हमें लगता है दिस यह वी मेक मिस्टेक, हमने गलती करते हैं, समटाइम्स कभी कभी, दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, कि वो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना करके भी थक जाते हैं। जो अमीर लोग हैं ऐसा लगता है कि कभी कभी वो कुछ भी ना करके भी थक जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस, हमें से ज़्यादातर लोग, आर हैप्पी, खुश हैं, व्हेन, जब वी हैव रेगुलर वर्क, जब हम रोज काम करते हैं, टू डू, रेगुलर वर्क कर करके। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ है, वर्क डज फॉर अस इज़ टू गिव अस हैप्पीनेस, हम वर्क इसलिए करते हैं कि जो हमको आनंदित प्रदान करती है, हम खुश होते हैं। द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट, कार्य हमें आत्मसम्मान उपलब्ध कराता है। दी आइडल, होवर, जो आइडलर है, आदर्श हैं। रिच लिव्स ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, ऐसे लोग, अमीर लोग जो लिव्स, जिंदा हैं, ऑन वर्क ऑफ अदर, दूसरों के कार्यों पर, ऐसे लोग, यद्यपि भले जो अमीर लोग हैं वो दूसरों के कार्यों पर जीवित हैं, बट लेकिन दी ऑनेस्ट, लेकिन जो ईमानदार वर्कर, कार्य करने वाले हैं, वो जो अर्न्स, कमाते हैं, हिज लिविंग, अपनी आजीविका, बाई यूजफुल टॉयल, बहुत ही उपयोगी परिश्रम करके, कैन होल्ड अप हिज हेड, अपना सिर रख सकते हैं, एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, अपने सिर को ऊंचा रखते हैं और सम्मान से जीते हैं। लास्टली, आखिरकार, रेगुलर वर्क हेल्प्स अस, जो नियमित कार्य हमारी सहायता करता है, इन बिल्डिंग अप द कैरेक्टर, पात्र को यानी आचरण को तैयार करने में। इट टीचर्स अस, ये हमें सिखाता है, सच गुड हैबिट, ऐसी अच्छी आदतें, एज पंचुअलिटी, समय के पाबंद होना,
केयरफुलनेस मतलब सावधानी, एंड फेथफुलनेस वफादारी इन वर्क कार्यों में। इट इज़ द मैन आदमी ही है हु वर्क्स जो काम करता है, नॉट द आइडलर अदर्स के लिए, दैट रूल डेवलप्स नियम है, विकसित करता है द बेस्ट कैरेक्टर एक अच्छा सा पात्र यानी आचरण। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई डू वी समटाइम्स एनवी द रिच पीपल, हम अमीरों से क्यों कुंठित रहते हैं, क्यों? तो इसमें आपका जो एनवी वाला है आंसर हम यहाँ से बता दें आपको मिल जाएगा। हम लोग एनवी रहते हैं, कुंठित रहते हैं, तो ये आएगा यहाँ से, इसको हम हाईलाइट किए देते हैं, इसको यहाँ से हम हाईलाइट, यहाँ वी एनवी रिच पीपल, ठीक है, हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट दे वे राउंड पूरे वर्ष खुश रहते हैं। इतना हमारा पहला है। हम लोग कुंठित क्यों रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे हम यहाँ पर इसको यहाँ से ले लेंगे, वी समटाइम्स इन बी रिच पीपल बिकॉज, यहाँ से इसको जोड़ देंगे वी बिकॉज से, और बिकॉज जोड़ देंगे, बिकॉज द रिच पीपल हैव नॉट डू नॉट हैव या हैव नॉट डन द वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू, बल्कि वो करते हैं जस्ट फॉर दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड, जो उनको पूरे वर्ष खुश रखता है। बिकॉज से आपको आगे इसमें जोड़ देना है, ये लाइन आपको यहाँ से जोड़ देनी है। अगला दिया गया, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस, वो पहली चीज़ क्या है जो हमें कार्य उपलब्ध कराता है। तो पहली चीज़ हमें है, जो सबसे पहला है वो हमें देता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सेल्फ, ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। पहली चीज़ है वो है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहली चीज़ हमको देता है। फर्स्ट चीज़, फर्स्ट थिंग वर्क, ये लिखा फर्स्ट थिंग वर्क डज अस गिव अस हैप्पीनेस, ये हमें हैप्पीनेस देता है, ठीक है, ये पहले लिखना है आपको। नंबर 1 सबसे पहला हमारा आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा हैप्पीनेस में आएगा, क्योंकि हमें वर्क यहाँ जाएगा द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस हैप्पीनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, तो इसमें आएगा वर्क, हार्ड वर्क, यहाँ आएगा रेगुलर वर्क, हार्ड वर्क नहीं सॉरी रेगुलर वर्क में आएगा, रेगुलर वर्क डेवलप्स द कैरेक्टर, इसकी जगह पर आपको रेगुलर वर्क लिखना है बस। क्या होता है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द मैन, अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, गिव ओनली वन वर्ड, तो वर्ड अपोजिट वर्ड ऑफ द मैन हु वर्क्स, जो काम करते हैं उनका अपोजिट क्या होगा, उसका मतलब होगा आइडल, आइडल लेजी आलसी, इसको हम लेजी भी लिख सकते हैं, सॉरी लेजी की स्पेलिंग ES बाई लेजी भी लिख सकते हैं और आइडल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आइडलर, ये लिखा हुआ, तो हम हाईलाइट किए देते, आ जाएगा हमारा आइडियल, आइडल आएगा, इतना आएगा सर। अगला हमारा है राइटिंग ए लेटर लिखना, आपको इसमें लिखना है ये राइट एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आप योर कॉलेज, कॉलेज के लिए, दैट लाइब्रेरी इज लेकिंग ऑफ इट्स फंक्शन, इसमें कुछ आवश्यकताएं हैं कार्यों की उसके लिए। या फिर आपको एक लिखना है ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखना है, इनवाइटिंग हिम योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, अपने बड़ी बहन की शादी पर अपने किसी मित्र को पत्र लिखना है, उसे बुलाना है घर पर, इनवाइट करना है। या फिर आपको अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे है, इसमें ये 4 नंबर में आएगा आपका ये लेटर और एप्लीकेशन, ये इनमें से एक लिखना है, 4 नंबर का ये है, और 6 नंबर में आपको लिखना है एक आर्टिकल, तो आपको 80 से 100 वर्डों में लिखना है। तो ये आपको लिखना है रिपोर्ट द साइंस एग्जीबिशन, साइंस का एक प्रदर्शनी लगी है उस पर लिखना है। इसके बाद आ जाइए ग्रामर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, हर सेंटेंस हर वर्ड जो आपको सेंटेंस बनाना है 2 नंबर का है। तो इसमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, ठीक है, इनडायरेक्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार को सेंटेंस याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए पहला, मोहन सेड टू सीमा, मोहन ने सीमा से कहा,
मोहन ने सीमा से कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है। अगर ये सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा तो वो बनता है रिक्वेस्टेड से, ऑर्डर्ड से या सजेस्टेड से, याद रखिएगा। तो ये बनेगा मोहन, क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड सीमा, ये हो जाएगा सीमा। अभी प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज को हटा दिया जाएगा, टू से जोड़ दिया जाएगा, टू हेल्प, टू हेल्प मी को बदलिएगा मोहन से, हो जाएगा यहाँ पर हिम, हेल्प हिम। यह बनेगा इस तरीके से, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प। कलर थोड़ा चेंज कर देते तो यह सच में। अगला दिया गया चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। पैसिव में बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट, सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर आपको चाहिए बी वर्ब, फिर चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, फिर आपको लगाना है बाई, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। सिंपल सी बात। तो इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हो गया मेन वर्ब, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले उठाएंगे हम आ लेटर, आ लेटर, यहाँ पर आई के हिसाब से एम लगा हुआ था, तो यहाँ आई के साथ एम हो गया, यहाँ लेटर के साथ हो जाएगा एज, यहाँ लगी हुई आई एन जी, अगर यहाँ आई एन जी लगी है तो यहाँ लगेगा बींग, यहाँ हो जाएगा बींग, आई लेटर इज बींग। अब राइट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है, रिटेन, अब बाई हो जाएगा, उसके बाद आई का हो जाएगा मी। आ लेटर इज बींग रिटन बाई मी। आपको राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम उसको बता देंगे। आ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। अगला आपको पंचुएट करना है, तो बहुत सिंपल होता है, सबसे सिंपल कार्य यही पंचुएट करना है। पंचुएशन में क्या है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब ये जहां पर कहा है वर्ड इसमें देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट, तो आपको सी को बड़ा कर देना है, सेड को सेड करना है, टू मी, यहाँ पर मी क्या तो कॉमा लगा लीजिएगा, इधर बंद कर लो, ये आपको इस तरीके से ये लग गया। अब हैव ये कैपिटल हो जाएगा, हैव, फिर यू आम ऐसे ही रखेंगे, एवर का एवर ही रहेगा, वीन का वीन ही रहेगा, टू गोवा, गोवा एक शहर, एक स्टेट का नाम है, तो ये जी बड़ा बनेगा, प्लेस है तो जी ओ ए, निशाना आपको लगाना मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और यहाँ से बंद कर देना है। इतना ही आपको करना है, 2 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं, इतना ही सीख लीजिएगा। अगला दिया गया वर्षा ऋतु, हाँ सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, तो वर्षा ऋतु इसमें क्या करना है, ये आपको इंग्लिश में बनाना है होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ होना पाया गया है। अगर सेंटेंस में ता है ती है लगा हो और सिर्फ सिर्फ होना पाया जाए तो वो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है, वहाँ पर होता है सिंपल प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट होता है, वर्तमान होता है, लेकिन इंडेफिनिट या यस या यस वाली कंडीशन नहीं होती है। तो यहाँ वर्षा ऋतु यानी रैनी सीजन, अब वर्षा ऋतु को रैनी सीजन लिख सकते हैं, ठीक है। रैनी सीजन सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, इज द बेस्ट सीजन, ठीक है। सीजन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रैनी सीजन इज बेटर देन ऑल अदर सीजन्स, ठीक है। या ऐसे रैनी सीजन इज द बेस्ट सीजन, चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है, तो चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ती है, तो ये बना सकते हैं आप, इट सीम्स ग्रीनरी, ग्रीनरी एवरीवेयर, एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है, इट सीम्स ग्रीनरी एवरीवेयर। कृषि के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है, कृषि के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है, तो लगा दीजिएगा द रेन, छूट गया, रेन इज महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, तो रैन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रैन इज नेसेसरी, ठीक है, फॉर द फॉर एग्रीकल्चरल
या फॉर द या रेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इसमें वर्षा द रेन, ठीक है, ये हो जाएगा द रेन एंड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है। द रेन एंड द फॉरेस्ट निर्भर है, डिपेंड्स वन अनदर, ठीक है। द रेन एंड द फॉरेस्ट डिपेंड्स वन अनदर। तो ये हमारा था सेक्शन, ये अब लिटरेचर में बचा हुआ है, ये भी बता देते हैं फटाफट। तो आंसर इसमें आपको लिखना है लिटरेचर में 40 वर्ड तक, 30 से 40 में लिखना है। ये आपको 4 नंबर का होगा शायद। तो हु वॉज एन फ्रैंक, एन फ्रैंक कौन थी? वेयर डिड सी राइट अ डायरी, उसने डायरी कहाँ लिखी थी? तो एन फ्रैंक आ जेविस टीनेजर, एक जेविस टीनेजर थी। रोट अ डायरी, जो डायरी लिखती थी ऑफ हर फैमिलीज 2 years इन हाइडिंग एंडिंग। ये 1942 से 44 तक उसने लिखा ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स का था इन वर्ल्ड वार सेकेंड में। एंड द बुक विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1947, जो 1947 में प्रिंट हुई थी। 2 years आफ्टर, 2 वर्ष के बाद, एंस डेथ इन अ कंसंट्रेप्स कैंप में हुई थी। बिकेम अ क्लासिक ऑफ वॉर लिटरेचर, जो लिटरेचर बनी साहित्यिक, पर्सनलाइजिंग द होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट आपका आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द कुर्ज फेमस फॉर, कुर्ज वाले ये कुर्ज क्यों फेमस थे? तो कुर्ज फेमस थे, कुर्ज आ हिल स्टेशन इन द कर्नाटका, कर्नाटका की हिल स्टेशन है ऑफ इंडिया, भारत की। इट इज़ वेरी फेमस, ये बहुत प्रसिद्ध हैं फॉर इट्स टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन इंडिया। ये भारत में फेमस क्यों है? कॉफ़ी और चाय के लिए भारत में। अलॉन्ग विद इसके साथ साथ दैट इट इज़ ऑल्सो नोन, ये जाने जाते हैं फॉर इट्स एक्जॉटिक ग्रीनरी, अपनी बहुत विस्तृत हरियाली के बारे में, एंड नेचर ब्यूटी, और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में भी। अगला दिया गया है व्हाट वाज लिंचोस रिमार्क, लिंचो का रिमार्क क्या था, क्या उसने टिप्पणी की थी? मतलब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर उसका प्रतिक्रिया क्या था? तो हिज फर्स्ट फैथ, उसका पहला भरोसा, जो लिंचो था ना, उसका पहला भरोसा गॉड, ईश्वर में था। मेड हिम एंग्री, गुस्सा कर देता है, उसका ईश्वर में बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। व्हेन, जब ही फाउंड ओनली 70 पीसेज, जब उसको 70 पीसेज मिलते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। इन द एनवेलप, लिफाफे में, लिफाफे में जब उसको 70 पैसे 100 मांगता है, 70 मिलते हैं, तो वो ये सुन करके गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है भगवान तो गलती करेगा नहीं, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। इसलिए ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रुक्स, इसीलिए वो उनके जो कर्मचारी हैं उनको कहता है बंच ऑफ क्रुक्स, कहता है ये सब ठग है, मतलब ठगों का एक टोली है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला, अब मंडेला के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था? मंडेला किसको फ्रीडम बोलते थे? मंडेला के लिए क्या मतलब है, देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के लिए ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी, मीन्स मतलब है फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। कहा है हमें ऐसा नहीं ऑब्स्ट्रक्ट अलग कर दिया जो दिखाई ही न पड़ता हो, लीडिंग चलाने के लिए लॉफुल लाइफ, कानूनों में नहीं, कानून भरा जीवन। इट वॉज द डिज़ायर, इच्छा है, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन को जीना, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ, दैट इनिमेटेड हिज लाइफ, जो उनके जीवन को चलाता है। अगला दिया गया है किस्सा गौतमी वाला। व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, किस्सा गौतमी ने डेथ के बारे में क्या सीखा था? तो किस द बुद्ध आस्क्ड हर टू फाइंड आउट, घर ढूंढो, ऐसा उसने उनसे कहा था। वेयर नो हैड लॉस्ट द लव्ड वन, किस जैसे घर को ढूंढो जहाँ पर कोई मरा ना हो, जिसने अपना प्रिय कोई खोया ना हो। बट लेकिन किसा वाज अनेबल टू फाइंड एनी सच हाउस, लेकिन किसा को ऐसा कोई घर ही नहीं मिला जहाँ कोई मरा ना हो। सी देन सा द फ्लिकरिंग लाइट्स, फिर उसने टिमटिमाते हुए प्रकाश को देखा आप सिटी, शहर के। एंड रियलाइज, उसे महसूस हुआ दैट की पीपल्स लाइफ्स आर सिमिलर टू दीज लाइट्स, लोगों का जीवन भी इसी लाइट जैसा ही है। विच राइज, जो उठता है, एंड देन एग्जिस्ट एक्सटिंग्विश, फिर गायब हो जाता है। इन दिस वे, इसी प्रकार से द रियलाइज, उसे लगा दैट लाइफ एंड डेथ इज अ नॉर्मल प्रोसेस, कि जीवन और मृत्यु एक सामान्य प्रक्रिया है, होता रहता है, चलता रहता है। अगला दिया गया हाउ डिड बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, वल्ली को बस कंडक्टर ने कैसे रिसीव किया था, मतलब उसका स्वागत कैसे किया था? बस कंडक्टर ने कॉल्ड वल्ली मैडम, वो मैडम उसको बुलाता है।
बिकॉज क्योंकि आप फॉर बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, व्हेन द कंडक्टर ट्राई टू हेल्प हर, जब उसका प्रयास करता है उससे सहायता करने का, तो उसका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे कोई मैडम हो बड़ी, इसलिए वो उसे मैडम कहता है। द कंडक्टर ट्राई टू हेल्प वल्ली गेट ऑन द बस, वल्ली की सहायता करता है वो, यानी कंडक्टर बस में चढ़ने के लिए वल्ली की सहायता करने का प्रयास करता है। फॉर डूइंग सो, ऐसा करके, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाती है वल्ली। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, बिहेव्ड लाइक अ मैच्योर वुमेन, इन वल्ली एक वृद्ध महिला, यानी वो जो मैच्योर, जो समझदार महिला होती है उसके जैसा व्यवहार करती है। एंड सेड, कहती है, दैट शी कैन हेल्प हर सेल्फ, जो स्वयं कर सकती है द बस में। द कंडक्टर जोकिंगली कॉल्स वल्ली एज अ मैडम, ठीक है, फिर वो उसको मैडम मजाक में कहता है, बिकॉज शी बिहेव्स लाइक अ मैच्योर्ड वुमेन, क्योंकि वह मैच्योर्ड वुमेन जैसा बिहेव करती है। तो शी वॉज ओनली 8 years old, जबकि भले ही वो 8 वर्ष की हो केवल। शी लुक्स मोर वाइज, वो और ज़्यादा होशियार दिखाई पड़ती है, एंड कॉन्फिडेंट, और भरोसे लायक, दैट हर एज, इतनी कि उसकी, दैन हर एज, अपनी उम्र की अपेक्षा। अब आपको ये दिया गया है राइट सेंटर, इसमें पर आपको ये राइट सेंटर आइडिया, या आपको 4 लाइन, ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ विल यू नो द जंगल वेदर, जंगल क्या है, कि क्या इट इज़ एशियन लाइन, जंगल में आप अगर जाएंगे तब कैसे पहचानेंगे कि एशियन लाइन है या सम अदर बीस्ट, या कोई दूसरा जंगली पशु है। तो या तो ये लिख दीजिएगा कि आप जंगल में जाएंगे तो शेर को, एशियन शेर को कैसे पहचानेंगे, या कोई दूसरा जानवर है तो कैसे पहचानेंगे, या फिर आप इसमें सबसे सिंपल तरीका है 4 लाइन लिख दीजिए, 4 लाइन एनी पोएम, कोई भी कविता की जो इस पेपर में ना आई हो लेकिन सिलेबस में दी गई हो। पेपर में जो दी गई 4 लाइन वो ना हो, और सिलेबस में ही हो, बाहर से ना हो, पेपर में भी ना आई हो, 4 लाइन लिखिएगा, आपके ये 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, ये 3 नंबर में आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर, सेंट्रल आइडिया लिखनी है आपको, ठीक है। द फॉलोइंग पोएम्स, चाहे आप लिख दीजिएगा हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, अमंडा पे लिख दीजिएगा, द ट्रीज पर लिख दीजिएगा, अमंडा शायद हट भी गई होगी, अब ना हो, लेकिन आपको ट्रीज पर लिख। लास्ट इसके बाद बचते हैं 2 क्वेश्चन, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, अब ट्रिकी को डॉक्टर ने क्या इलाज किया उसका, तो ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हैरियट, हैरियट ने उसका इलाज किया था, विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के, और सर्जरी, बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड, उन्होंने भोजन जो था ना उसके कंट्रोल कर दिया। ही हेट दी गेव हिम, ही एट, जो वो खाता था, एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और उन्होंने केवल उसे पानी दिया, बहुत ज़्यादा पानी। ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज, वो उसको एक्सरसाइज कराते थे, विद दी अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों से, इन द सर्जरी, उस मेडिसिन डिस्पेंसरी में। ट्रिकी गेंड हिज एनर्जी एंड स्पार्क बैक, ट्रिकी को अपनी ऊर्जा और स्पार्क वापस चमक मिल गई थी। के बाद ये व्हेन व्हाट डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीस विलेज, अब तहसीलदार उसके भोली के घर पर कब आए थे, तो भोली वॉज 7 years old, जब वो 7 साल की थी तब आए थे। मंगला वॉज मैरिड, मंगला की शादी हो गई थी। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन, स्कूल उसी वर्ष खोला गया था इन द विलेज, गाँव में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। समय वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको बता दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा, इफ मटिल्डा, अगर मटिल्डे ने हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, अगर वो डायमंड नेकलेस ना खोया होता तो क्या हुआ होता है इन द मिनिस्टर्स बाल, तो क्या होता, आपको बताना है कि अगर मटिल्डे ने वो हीरे का हार न खोया होता मिनिस्टर के बाल के प्रोग्राम में, तो क्या होता, वो आपको लिखना है। तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, याद देख लीजिएगा, याद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा था वीडियो हाई स्कूल के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पर। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं, और अधिक पेपर सॉल्व करने हैं, या और भी और क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, या सेक्शन या कोई भी डाउट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आगे अगले वीडियो में हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे।